नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन किया जाए, उसके बाद आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके डिटेल से हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, आसियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना? उत्तर सी, ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हार्बिंगर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का आधिकारिक शुभारंभ किसने किया? उत्तर आरबीआई। हार्बिंगर में आरबीआई का नाम छिपा हुआ है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किस निवेश विकल्प का विस्तार किया? उत्तर डी, ए और बी दोनों, LC 75 और BLC, ये दोनों एक निवेश विकल्प है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार ने शुरू किया। चौथा प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर बी, जयंत विष्णु नार्लिकर। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भारत मॉरिशस में किस जहाज ने भाग लिया? उत्तर होगा INS सतलज। यहाँ पे मॉरिशस में साथियों पहले तालव्य स रहेगा, बाद में दंत स रहेगा। INS सतलज ने भाग लिया है संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भारत और मॉरिशस के बीच, जो 18वां हुआ है। छठा प्रश्न पूछा गया था, APAC AIG की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर हमारा भारत, इंडिया हमारा। APAC AIG इनका बैठक और कार्यशाला का मेजबानी कर रहा है हमारा भारत। सातवां प्रश्न पूछा गया था, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के शपथ समारोह में भाग लेने गए? उत्तर होगा सी, सेशेल्स। सेशेल्स में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है, पैट्रिक हार्मनी राष्ट्रपति बने हैं, उन्हीं का शपथ समारोह होगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहां बहाल हुई? उत्तर होगा बी, जम्मू कश्मीर में। नौवां प्रश्न पूछा गया था, दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? उत्तर सी, थाईलैंड। 10वां प्रश्न पूछा गया था, किसे आयरलैंड का राष्ट्रपति चुना गया? उत्तर ए, कैथरीन कोनोली को। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल क्वाइन किस देश ने लॉन्च किया है? उत्तर होगा बी, जापान। जापान ने अपने यहाँ एक आभासी मुद्रा, एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, जो लीगल है, वहां की सरकार ने लीगल किया है। नाम है इसका येन पेग्ड स्टेबल क्वाइन, येन पेग्ड स्टेबल क्वाइन और JPYC। JPYC यह दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल क्वाइन है। जापान ने इसे लॉन्च किया है। इसका वैल्यू कितना है? जितना एक जापानी येन है, उतना ही एक JPYC है। मतलब जापान की मुद्रा का नाम येन है, जो जापानी मुद्रा एक येन है, उतना ही एक JPYC का वैल्यू होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगा। साथियों जैसे क्रिप्टो करेंसी है आभासी मुद्रा, वैसे ही एक आभासी मुद्रा है JPYC। जापान ने इसको अपने यहाँ लॉन्च करके इसको लीगल कर दिया। खरीदारी में, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी खरीदारी में इसको पेमेंट के रूप में हम पेमेंट कर सकते हैं जापान देश में। जापान का स्टैटिक जीके देखिएगा, जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन। और जापान के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, कुछ दिन पहले साथियों, सनाई ताकाइची। सनाई ताकाइची महिला है, जापान के प्रधानमंत्री बनी है। जापान के सम्राट कौन है? नारुहितो। जापान एक राजतंत्र वाला देश है साथियों, तो वहाँ राजा है नारुहितो, सम्राट है नारुहितो। अच्छा, ये क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन था, तो क्रिप्टो करेंसी का आप स्टैटिक जीके देखिएगा। बिटकॉइन दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है। इसको इसको 2008 में सतोशी नाकामोटो ने तैयार किया था, बनाया था। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, आभासी मुद्रा है, जिसको एनक्रिप्टेड करके तैयार किया जाता है, आभासी मुद्रा है, ऑनलाइन करेंसी है। वर्तमान में दुनिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी चल रहे हैं, जैसे एलीट कॉइन हो गया, डोजी कॉइन हो गया, एथरनेट हो गया, बिटकॉइन हो गया, तमाम क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग घोषित किया? उत्तर 2026 को, यानी अगली साल को। अगली साल को पीएम मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। अभी हाल ही में साथियों आसियान भारत का एक शिखर सम्मेलन हुआ है। 22वें क्रम का आसियान भारत शिखर सम्मेलन मलेशिया देश में संपन्न हुआ। मलेशिया देश में संपन्न हुआ। मोदी जी यहाँ वर्चुअल तरीके से संबोधन किए, वर्चुअल तरीके से संबोधन किया मोदी जी ने। आसियान के बारे में कल भी हम लोग स्ट्रेटेजी के पूरा डिटेल किए थे। आज देखिएगा, आसियान का गठन 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से होता है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इसमें वर्तमान में कुल सदस्य पहले 10 थे, अभी 11 हो गए। कल हम लोग पढ़े थे ईस्ट तिमोर 11वां आसियान का सदस्य देश बन गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय सेना ने 79वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया?
79वां इन्फेंट्री डे, ये अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को मनाया गया। उत्तर होगा बी। 27 अक्टूबर को हर साल हमारे देश में इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता था साथियों। इस वर्ष 79वां क्रम का मनाया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। कुछ बातें याद रखिएगा। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है, जीएस में प्रश्न पूछा जाता है। मंगल पांडे ने 1857 में रिवोल्ट किया था। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के, किस नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे, सिपाही थे? तो उत्तर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे 34वीं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, मतलब 34वीं पैदल सेना के सिपाही थे मंगल पांडे। वही शब्द साथियों इन्फेंट्री। इन्फेंट्री दिवस 79वां मनाया गया अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है तो देखिएगा डिटेल। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय हो जाता है। जम्मू कश्मीर के महाराजा महाराजा हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। विलय पत्र को अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया 26 अक्टूबर 1947 को। क्या था कहानी? इतिहास गर्व सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा साथियों। 565 रियासतों का एकीकरण करके हमारे अखंड भारत का निर्माण किया गया है, जिसमें 562 आसानी से सम्मिलित हो गई थी, स्वेच्छा से सम्मिलित हो गई थी। तीन जो थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों साथियों शामिल नहीं होना चाह रहे थे। तो जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। वो डेट क्या था? 26 अक्टूबर 1947। ऐसे ही हैदराबाद ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई करके मिलाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा करके उसको भारत में मिला लिया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन जम्मू कश्मीर से करा के 26 अक्टूबर 1947 में भारत का हिस्सा बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। अगले दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत की प्रथम बटालियन सिख रेजिमेंट के सैनिक डकोटा जहाज से, डकोटा विमान से श्रीनगर एयरफील्ड पर उतरते हैं और तैनात हो जाते हैं। हमारे भारत का हिस्सा हो जाता है जम्मू कश्मीर। इसी उपलक्ष्य में साथियों 27 अक्टूबर 1947 को नेटिव इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। 27 अक्टूबर। चौथा प्रश्न पूछा गया है, परमाणु संचालित बुरेवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने करने की घोषणा की? अभी हाल ही में रसिया ने कहा कि हमने एक मिसाइल का, एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है। रसिया ने ऐसा घोषणा किया है। नाम है उसका बुरेवेस्टनिक मिसाइल। ये उत्तर होगा रसिया। रसिया ने इसका टेस्टिंग करने की घोषणा की कि हमने ऐसा टेस्ट किया है। है क्या? परमाणु संचालित ये क्रूज मिसाइल है साथियों। रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि बुरेवेस्टनिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण हमने कर लिया है, जो 15 घंटों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो प्रकार का मिसाइल होता है। क्या होता है अभी हम देखते हैं। बुरेवेस्टनिक का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा तूफानी पक्षी। तूफानी पक्षी। क्रूज मिसाइल साथियों, दो मिसाइल होता है, एक क्रूज मिसाइल होता है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक होता है क्रूज और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हमारे भारत में ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। और अग्नि क्या है? अग्नि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है साथियों। क्रूज मिसाइल की खासियत क्या है कि अगर इसको लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है तो ये जो है टारगेट को खोज करके मारता है। इसको कहते हैं क्रूज मिसाइल, जो पृथ्वी की ग्रेविटी पर नहीं बल्कि अपने फोर्स से काम करता है और खोज करके टारगेट को हिट करता है। ये हो जाता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो लॉन्च पैड से लॉन्च करने के बाद ये मिसाइल ऊपर जाता है और उसके बाद पृथ्वी की ग्रेविटी के अनुसार पृथ्वी की ग्रेविटी के अनुसार ये टारगेट पर गिर जाता है। यानी यहाँ तक इसमें ईंधन खर्च होता है, उसके बाद ये ग्रेविटी से कार्य करता है। और क्रूज मिसाइल पूरा एनर्जी इसका अपने से ही लगता है, जो एनर्जी इसमें रिफिल किया गया रहता है उसी से कार्य करता है। तो अगर पूछा जाए ग्रेविटी से कौन सा मिसाइल कार्य करता है तो बैलिस्टिक मिसाइल। और खोज के कौन मारता है तो क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल का ही उदाहरण था बुरेवेस्टनिक रसिया का। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2025 मनाया गया। उत्तर होगा 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है साथियों। अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस क्या है इसकी कहानी देखिएगा। 1892 ईस्वी में पेरिस में एमिल रेना पेरिस में 1892 में इनके द्वारा एक थिएटर ऑप्टिक उपकरण बनाया जाता है। थिएटर ऑप्टिक उपकरण बनाया जाता है, उसी की सहायता से पहला एनिमेशन स्क्रीन बनाया गया था। दुनिया में पहला एनिमेशन स्क्रीन पेरिस में 1892 में एमिल रेना के द्वारा बनाया जाता है।
थिएटर ऑप्टिक से। इसी उपलक्ष्य में साथियों हर साल 28 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न पूछा गया है, देश के 53वें सीजेआई कौन बनेंगे? बनेंगे साथियों 53वें क्रम के सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 53वें क्रम के बन जाएंगे सूर्यकांत शर्मा जी, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। उत्तर होगा बी। अभी वर्तमान में साथियों 52वें क्रम के सीजेआई हमारे देश के बी आर गवई जी हैं, जस्टिस बी आर गवई सीजेआई हमारे 52वें क्रम के। अगले 53वें क्रम के जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी बन जाएंगे, जो हरियाणा से हैं। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सबसे वरिष्ठतम है। तस्वीर सामने दिख रही है। वरिष्ठता के आधार पर सूर्यकांत शर्मा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53वें क्रम के हमारे बन जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है और 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है और सर्वोच्च न्यायालय का स्थान नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, लेकिन अपनी सुनवाई भारत के क्षेत्र के किसी भी सीमा के भीतर, किसी भी राज्य के भीतर, किसी भी यूनियन टेरिटरी के भीतर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई कर सकता है। उसका क्षेत्राधिकार समस्त भारत है। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन इस डेट को हुआ था साथियों, तो उस समय 7+1 जजों की संख्या थी। 7 न्यायाधीश थे और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वर्तमान में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस समय टोटल 34 जजों की संख्या हो गई, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 24 नवंबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी 53वें सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगे। किस डेट को? 24 नवंबर 2025 को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से कुछ बातें याद रखिएगा साथियों, इतिहास की, जीएस की बातें हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अंग्रेजों के समय में सबसे पहला कानून रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसी कानून के तहत अगले साल 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है 1774 में। किस एक्ट में? 1773 के एक्ट में, जिसमें जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे ये चीफ जस्टिस, और अन्य न्यायाधीश थे हाइड हाइड चैम्बरलिन हाइड चैम्बरलिन और लिमेस्टाइन ये 3 जज थे और 1 सीजेआई, यानी 4 लोग इसमें टोटल थे। 1774 कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। बाद में साथियों इसके बाद फिर से हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के एक्ट के तहत 1937 ईस्वी में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। 1937 में जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, उसके प्रथम अध्यक्ष थे मोरिस ग्लेवर जी थे। बाद में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान के अंतर्गत हो जाता है साथियों। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया, हीरालाल जीराभाई कानिया। 7वां प्रश्न पूछा गया है, कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाला पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ स्थित है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में साथियों पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, जहां पर क्वींसलैंड प्रांत है, वहां पे घने जंगल हैं, जैव विविधता बहुत ज्यादा है वहां पे। उसकी तस्वीर दिख रही है साथियों, देखिएगा डिटेल क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में क्वींसलैंड प्रांत में वन जो है वो वन सड़ रहे हैं, पुराने हो चुके हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं और गल रहे हैं। वन जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है, मरते हैं, जब सड़ते गलते हैं, तब उनसे उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और हम जानते हैं कि कार्बन की मात्रा जब बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ेगी, तो कार्बन का एक लेयर यानी कि हरितगृह प्रभाव बन जाएगा, और हरितगृह प्रभाव बनने के बाद वैश्विक तपन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और आने वाले समय में हम लोग जलवायु परिवर्तन देखेंगे, उसका भयावह परिणाम देखेंगे। यही चीजें थी साथियों, जैसे आपको हम बताते हैं। मान लीजिए पर ये वृक्ष है, वन है, तो ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। लेकिन जब इनका डेथ होगा, जब ये मरेंगे, तो बड़े पैमाने पे यहाँ मर रहे हैं, जब ये मरेंगे तो फिर इन्होंने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अवशोषण किया था, वो सभी मरने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करते हैं, यानी उत्सर्जन करते हैं। जब बड़े पैमाने पे वन मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं,
तो इनसे बड़े पैमाने पर साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वायुमंडल में हो रहा है। वही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमारे लिए पर्यावरण की चुनौती बनेगा। आठवां प्रश्न पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर होगा सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। टीसीएस की एग्जाम में साथियों 12 अक्टूबर को यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। देखिएगा पूरा डिटेल इसका। भारत और फ्रांस दो देशों ने मिलकर के कोप 21 पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर आईएसए का गठन कर दिया। आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका गठन कब हुआ था? 2015 ईस्वी में कोप 21 पेरिस सम्मेलन में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में है। भारत में कहां पर? गुड़गांव में। गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम। कोई भी इंटरनेशनल संस्थान जिसका हेडक्वार्टर भारत में है एकमात्र वो है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 124। आईएसए में मेंबर हो गए हैं 124। और थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा साथियों, 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वां संस्करण का आयोजन हो रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। जब ये हो रहा है इसी दौरान साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025 रैंक जारी हो रहा है। कल या परसों के करंट अफेयर में हम लोग को एक रैंकिंग मिलेगा देखने को इसी सम्मेलन में कि ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025 में पहला कौन है, दूसरा कौन है, हमारे भारत की क्या रैंकिंग है। ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025 जारी किया जाएगा। इसमें जारी किया जाएगा आईएसए का जो 8वां संस्करण नई दिल्ली में हो रहा है। 9वां प्रश्न पूछा गया है, भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? उत्तर होगा सी, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन किया गया। सप्ताह का मतलब कि 7 दिन चलने वाला एक समारोह है भारत समुद्री सप्ताह। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने उद्घाटन किया। कहां पर होगा? तो मुंबई में होगा। मुंबई में अमित शाह ने भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन किया। 27 अक्टूबर से शुरू होकर के एक सप्ताह तक यह चलेगा। इसका थीम क्या था? भारत समुद्री सप्ताह का थीम था महासागरों का एकीकरण। महासागरों का एकीकरण। इसके अलावा साथियों आप याद रखिएगा इसी प्रकार से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया जा रहा है। हमारे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये सतर्कता यानी कि साथियों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संबंध है इसका, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और कमिश्नर। अगर कमीशन बात होगा तो आयोग होगा, कमिश्नर की बात होगी तो आयुक्त हो जाएंगे। वर्तमान में सीबीसी हमारे देश के सीबीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और सीबीसी की स्थापना कब हुई थी? सीबीसी का गठन कब हुआ था? यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुआ? 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर। के संथानम समिति की सिफारिश पर हमारे देश में सीबीसी का गठन होता है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, 4000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय की खोज हुई। 4000 साल पुरानी हड़प्पा स्थल की एक सराय खोजी गई है साथियों, गुजरात के कच्छ में। गुजरात उत्तर होगा, गुजरात हमारा उत्तर हो जाएगा। 4000 साल पुराना सराय खोजा गया है यहाँ पर। डिटेल देखिएगा, कोटदा कोटदा भादली एक जगह है कच्छ में। कोटदा भादली गुजरात में कच्छ में खोजा गया है। सराय क्या होता है साथियों? जब लंबी दूरी की यात्रा की जाती थी पहले प्राचीन काल मध्य काल में, लंबी दूरी की यात्रा अगर की जाती तो साथ में घोड़े बैल खच्चर ये सब रहते थे और सामान रहता था। तो इन सभी को लेकर के सड़क के किनारे एक स्पेस होता था, जगह होता था, आराम गृह होता था, उसी को सराय कहा जाता है। 11वां प्रश्न पूछा गया है, मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? एक पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसका विमोचन किया गया है आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के राज्यपाल और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। इन दोनों लोगों ने इसका विमोचन किया, मतलब इसको लॉन्च किया इन दोनों लोगों ने। इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? इस पुस्तक के लेखक अगर पूछा जाए, मोदी मिशन पुस्तक के लेखक है वर्जिश देसाई जी। वर्जिश देसाई जी। और विमोचन कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। मुंबई में हुआ, इसीलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया, इसका विमोचन किया। इसमें साथियों मोदी जी के बचपन से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री बनने तक के सफर का वर्णन किया गया है। 12वां प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय संघ के मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? उत्तर होगा आंद्रेज पोप जुबात और मजिया अमागलोली। इन दोनों लोगों को, उपर्युक्त दोनों लोगों को सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है।
सखारोव पुरस्कार साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मानवाधिकार से संबंधित यह पुरस्कार है सखारोव पुरस्कार, यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया? आंद्रेज पोक-जोबुत और मजिया अमागलोली को दिया गया। इसकी शुरुआत 1988 में, सखारोव पुरस्कार की शुरुआत 1988 में होती है। 50,000 यूरो पुरस्कार इसमें दिया जाता है। सोवियत संघ रूस के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है आंद्रेई सखारोव। इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। अभी हाल ही में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आंद्रेज पोगजोबुत जो बेलारूस के हैं, पुरुष हैं, और मजिया अमागलेली जॉर्जिया के हैं, ये महिला है साथियों। इन दोनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। ये दोनों लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता और कार्यकर्त्री हैं और दोनों लोग जेल में हैं। दोनों लोग जेल में कैद हैं, एक बेलारूस से और एक जॉर्जिया से। 13वां प्रश्न पूछा गया है, सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश किसने दिया? उत्तर होगा सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक डिसीजन दिया कि झारखंड में स्थित सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाए। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ देगा सारंडा जंगल कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया। कारण क्या है? बड़े पैमाने पर कोल माइनिंग हो रहा है, यानी कि कोयले का खनन हो रहा है, जिसके वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। वन और जंगल सुरक्षित नहीं है। इन कारण से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाए। क्या फायदा होगा और क्या कानून है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो आया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972, इसी के तहत अधिनियम बना करके वन्य जीव अभयारण्य किसी भी वन को, जंगल को घोषित किया जाएगा। जब घोषित हो जाएगा तो उसके बाद कोल माइनिंग या किसी भी पेड़ों की कटाई, इन सभी पर प्रतिबंध लग जाएगा। 14वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया, असरानी और सतीश शाह का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध है? साथियों दोनों लोग फिल्म जगत से संबंधित थे। इनका अभी हाल ही में अक्टूबर के अंत में डेथ हुआ, निधन हुआ है, स्वर्गवास हुआ है। असरानी, सामने तस्वीर ये असरानी जी की है और सतीश शाह ये हैं। दोनों लोग फिल्म जगत, बॉलीवुड के एक हास्य कलाकार थे। फिल्म जगत से इनका संबंध था। दोनों लोगों का निधन हो गया अभी हाल ही में। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल पर जाइए, डेली करंट अफेयर पढ़िए। 365 दिन, संडे मंडे हर दिन आपको करंट अफेयर मिलेगा। गर्व सीरीज नाम से जीएस का श्रृंखला शुरू हुआ, उससे भी अपडेट होइए, उसको पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।